हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम अनुसूचित जनजाति के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सेशन मोस्टली कंप्लीट होने वाला है, 1 या 2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं इससे रिलेटेड। तो अगर इसके आगे कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो अनुसूचित जनजाति, हम टॉपिक पे दोबारा से आते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 153.16 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 21.10% तथा संपूर्ण देश की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 14.51% है। तो अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है वो कितनी है। राज्य में हम बात करें, कहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 153.16 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का कितना है, तो राज्य की कुल आबादी का जो जनजातीय प्रतिशत है वो कितना है, 21.10%। और अगर हम संपूर्ण देश के कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखें तो कितनी है, 14.51%। तो ध्यान रखना है हमें कि राज्य में कुल जनजाति जो है, अगर हम पूरी कुल जनजाति, कुल आबादी का अगर जनजातीय प्रतिशत निकालें तो कितना है, 21.10% है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें। और अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरी जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत हमको देखने को मिलता है वो कितना है, 14.51% है। इसके बाद हम बात करें, प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है तथा इस समूह हेतु 3 प्राधिकरण और प्रदेश में 11 अभिकरण क्या है, कार्यरत है। तो 3 जनजाति किसे सबसे ज्यादा पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, तो प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है और इन्हीं के लिए 3 प्राधिकरण बनाए गए हैं और प्रदेश में 11 अभिकरण कार्यरत है। तो प्रदेश में इन्हीं 3 जनजातियों के लिए 3 प्राधिकरण बनाए गए हैं और 11 अभिकरण क्या है, इन जातियों के लिए, इन जनजातियों के लिए कार्यरत है। प्रदेश में 3 पूर्णतः अनुसूचित जनजाति जिले तथा 89 अनुसूचित जनजाति विकासखंड है। तो ध्यान रखना है कि प्रदेश में 3 पूर्णतः अनुसूचित जनजाति क्या हैं, जिले हैं। मतलब 3 जो हैं वो पूरी तरीके से अनुसूचित जनजाति जिले हैं और 89 क्या है, तो 89 जो है वो अनुसूचित जनजाति विकास खंड है। तो 89 क्या है, 89 अनुसूचित जनजाति विकास खंड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा शिक्षा के अंतर्गत आदिवासी विकास खंडों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए आदिवासी विकास विभाग द्वारा, किसके द्वारा, आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा शिक्षा के अंतर्गत आदिवासी विकास खंडों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाओं का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। इसके बाद देखें तो इसके अतिरिक्त संपूर्ण प्रदेश में अन्य योजनाएं यथा आवासीय संस्थाएं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आश्रम शालाएं एवं उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों की स्थापना, छात्रगृह, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, प्रशिक्षण, सह उत्पादन केंद्र, राहत एवं सामूहिक विवाह योजना तथा अगर हम बात स्वरोजगार हेतु आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं का क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो स्कूल्स का तो संचालन किया ही जा रहा है, शालाओं का तो संचालन किया ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण प्रदेश में अन्य योजनाएं जैसे कि आवासीय संस्थाएं हो गई, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आश्रम शालाएं एवं उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों की स्थापना, छात्रगृह बनाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण किया जा रहा है, प्रशिक्षण, सह उत्पादन केंद्र, राहत एवं सामूहिक विवाह योजना, स्वरोजगार हेतु आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं का क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है।
अब हम प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम योजना पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? टांट्या भील स्वरोजगार योजना। टांट्या भील स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई है 22 मई 2013 को। कब प्रारंभ हुई है? 22 मई 2013 को। तो टांट्या भील स्वरोजगार योजना 22 मई 2013 को प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो टांट्या भील स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई है? 22 मई 2013 को। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। विशेषता, इस योजना में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं को बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार हेतु क्या किया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमने पढ़ा है टांट्या भील स्वरोजगार योजना के बारे में, जो प्रारंभ कब हुई? 22 मई 2013 को। उद्देश्य क्या था इसका? तो प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार प्रदान कराना, या स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। विशेषता क्या है कि जो भी पढ़े लिखे या उच्च शिक्षित आदिवासी युवा हैं, उनको बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार हेतु क्या करवाया जाना? उपलब्ध करवाया जाना। इसके बाद अब हम बात करते हैं एकलव्य शिक्षा विकास योजना के बारे में। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने जो पढ़ा था वो टांट्या भील स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं एकलव्य शिक्षा विकास योजना के बारे में। एकलव्य शिक्षा विकास योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 15 नवंबर 2010 को हुआ था। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? 15 नवंबर 2010 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु क्या करना? प्रोत्साहित करना। तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2010 को हुआ। इसका उद्देश्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। विशेषताएं क्या हैं? तो इस योजना के अंतर्गत छात्रों की वार्षिक सहायता इस प्रकार है। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपए, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपए और गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपए और तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हमने एकलव्य शिक्षा विकास योजना के बारे में पढ़ा, जिसका प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रारंभ जो है वो 15 नवंबर 2010 को हुआ था। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2010 को। उद्देश्य है कि प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु क्या करना? प्रोत्साहित करना। विशेषताओं में हमने पढ़ा कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों की वार्षिक सहायता इस प्रकार है। 9वीं और 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपए, 11वीं 12वीं के छात्रों को 15, गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 और तकनीकी स्नातक छात्रों को कितने रुपए? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद हम अगली योजना देखते हैं, आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना। आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना। तो अब हम बात करें वर्ष 1998-99 में इन समूहों के समूचे विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। तो आदिम जनजाति समूहों के लिए एक योजना चलाई गई है। कब से? वर्ष 98-99 में इन समूहों के समूचे विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अन्य किसी योजना में शामिल नहीं की गई परियोजना या गतिविधियों को शुरू करने के लिए समन्वित जनजाति विकास परियोजनाओं, जनजाति शोध संस्थान और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता क्या की जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस योजना के तहत अन्य किसी योजना में शामिल नहीं की गई परियोजना, गतिविधियों को शुरू करने के लिए समन्वित जनजाति विकास परियोजना या जनजाति शोध संस्थान और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता क्या कराई जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में देखते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस योजना जिसे कहा जाता है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की विद्यालय योजना की जो स्थापना हुई है, ये प्रारंभ जो हुई है 1997-98 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त मानक शिक्षा प्रदान करना। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? आदिवासी विद्यार्थियों को
गुणवत्ता युक्त मानक शिक्षा प्रदान करना, नाम से ही हमें पता चल रहा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या होगा? गुणवत्ता मानक शिक्षा प्रदान कराना, किनको? आदिवासी विद्यार्थियों को। प्रत्येक ईएमआरएस के में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास करना, ये भी क्या है? उद्देश्य है। नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की क्या करना? स्थापना करना। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 1997-98 में। इसी मॉडल को क्या कहा जाता है? ईएमआरएस भी कहा जाता है। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के बारे में। तो जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ 1992-93 में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था? 1992-93 में। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जनजातीय युवाओं में रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकसित करना इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना की बात कर रहे हैं, जिसका प्रारंभ 1992-93 में हुआ था। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य है कि जनजातीय युवाओं में रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकसित करना। योजना को राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संस्थाओं या संगठनों के जरिए सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी निकाय, शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय, सहकारी समिति और गैर सरकारी संगठनों द्वारा क्या किया गया है? लागू किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट योजना देखते हैं, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा योजना। कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की क्या? शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ 1992-93 में हुआ। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से पहली से पांचवी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, योजना है जो कि कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 1992-93 में। जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? पहली से पांचवी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की क्या की गई है? स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो पहली से पांचवी कक्षा तक की बालिकाओं के आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2009 के प्रारंभ में इस योजना का पुनर्मूल्यांकन कर इसे नया नाम दिया गया, और नया नाम क्या दिया गया है? कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण दिया गया। तो ये नाम चेंज करके 2009 में, जो नाम पहले क्या था? कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं का की शिक्षा योजना, नाम बदलकर क्या कर दिया गया 2009 में? कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 25% या उससे अधिक है। तो हमने क्या बात की यहाँ पे? इस योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 25% या उससे अधिक है, और जनजातीय महिला साक्षरता दर 35% से क्या है? नीचे है। इसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को योजना में प्राथमिकता दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत मंत्रालय जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को योजना में प्राथमिकता दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत मंत्रालय वित्तीय सहायता क्या करता है? प्रदान करता है। और जहां इस प्रकार के विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय व छात्रावास सहित पूरे परिसर को शामिल किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा के साथ ही जनजातीय बालिकाओं को आवास, पुस्तकें तथा भोजन का पैसा भी दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम गैर योजना क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना है हमें कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। तो अब
ध्यान करते हैं हम, अगली योजना जो है कौन सी, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम या गैर योजना। इसको देखते हैं, अगर हम इसमें बात करें तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों, गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के प्रतिभाशाली सदस्यों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में निर्दिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर, पीएचडी और डॉक्टरेट परवर्ती अनुसंधान पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में उच्चतम शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। कौन सी योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम या गैर योजना के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना में अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ 2007-2008 में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो हम कौन सी योजना पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना। ये योजना 2007-8 में शुरू की गई और उद्देश्य है कि चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थान प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षा संचालित कर रहे हैं। तो इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थान प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और वाणिज्यिक पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं लघु वन उत्पादों के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो यह केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रखना है हमें। और इसके तहत राज्य जनजाति सहकारी निगम, वन विकास निगम और लघु वन उत्पाद परिसंघों को लघु वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए 100% अनुदान, गोदाम सुविधा, ऋण प्रदान, अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण हेतु क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य जनजाति सहकारी निगम, वन विकास निगम और लघु वन उत्पाद परिसंघों को लघु वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए 100% अनुदान, गोदाम सुविधा, ऋण प्रदान, अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें अनुदान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट योजना, जिसे क्या कहा जाता है, अंत्योदय योजना कहा जाता है। अंत्योदय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासियों के विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम क्या किया है, प्रारंभ किया है। इस योजना के मुख्यतः 12 कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो इस योजना में मुख्यतः 12 कल्याणकारी योजनाओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किसमें, अंत्योदय योजना में। फ्रेंड्स, हमें अंत्योदय योजना को अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी तक जितनी भी योजनाएं पढ़ी हमने, अंत्योदय योजना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अंत्योदय योजना में क्या किया गया है, 12 कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो वो 12 कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले कौन सी है, नवजीवन। सरकार ने नवजीवन के माध्यम से आदिवासियों को अत्यंत सस्ती दर पर भूखंड आवंटित किए जाने की व्यवस्था की है। तो नवजीवन के तहत क्या किया गया है, सरकार ने नवजीवन के माध्यम से आदिवासियों को अत्यंत सस्ती दर पर भूखंड आवंटित किए जाने की व्यवस्था की है। नाम मात्र के मूल्य पर मिलने वाले इन भूखंड में सड़क, पेयजल, मल एवं जल निकास, प्रकाश इत्यादि की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। तो पहली कल्याणकारी अंत्योदय योजना के अंतर्गत पहली कल्याणकारी योजना हमने कौन सी पढ़ी, नवजीवन। नवजीवन के बाद अब हम बात करते हैं स्वावलंबन। स्वावलंबन में क्या है, आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने एवं उन्हें व्यवसाय शुरू करने हेतु स्वरोजगार योजना के तहत अत्यंत आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना तथा निर्धनों को पक्की दुकानें उपलब्ध कराना। तो स्वावलंबन में क्या होता है, आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने एवं उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत अत्यंत आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना तथा निर्धनों को पक्की दुकानें उपलब्ध कराना स्वावलंबन का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो हमने पहला नवजीवन पढ़ा, अंत्योदय योजना के अंतर्गत पहला क्या पढ़ा, नवजीवन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्वावलंबन। तीसरा है पवन पुत्र। तो अनुसूचित जनजातियों के निर्धन युवकों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें इस योजना के द्वारा ऑटो रिक्शा, टेम्पो और तथा इस प्रकार के अन्य
अर्थोपार्जक वाहन प्रदान किए जाएंगे। तो पवन पुत्र में क्या है, पवन पुत्र में अनुसूचित जनजाति के निर्धन युवकों को आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस योजना के अंतर्गत ऑटो रिक्शा, टेम्पो तथा इस प्रकार के अन्य अर्थोपार्जक वाहन क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो ये पवन पुत्र हमने 3 पढ़ा। पहला हमने क्या देखा, हमने नवजीवन देखा। नवजीवन में भूखंड दिए जाएंगे। स्वावलंबन में क्या होता है, व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत इसको शामिल किया गया। पवन पुत्र में क्या दिया जाएगा उनको, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके, इसके लिए इनको क्या दिए जाएंगे, वाहन दिए जाएंगे। अब बात करते हैं वसुंधरा। वसुंधरा योजना के तहत भूमिहीन अनुसूचित जनजातियों को भूमि खरीदने हेतु 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो वसुंधरा के अंतर्गत क्या है, वसुंधरा योजना के तहत भूमिहीन अनुसूचित जनजातियों को भूमि खरीदने के लिए 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद मधुवन योजना। मधुवन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की आधुनिकतम डेयरी फार्म और दूसरे पशुधन विकास फार्मों की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो मधुवन का संबंध किससे है, ध्यान रखना है हमें, तो डेयरी फार्म से। तो मधुबन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की आधुनिकतम डेयरी फार्म और दूसरे पशुधन विकास फार्मों की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन योजना को गांधी मॉडल में निर्धारित सामुदायिक प्रणाली के आधार पर अनुसूचित जनजातियों द्वारा चलाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सहकारी योजना के बारे में। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को खनिज एवं ईंट भट्टों की सहकारी समितियां स्थापित करके सीधे लाभ पहुंचाया जाएगा। तो सहकारी में अगर हम बात करें तो इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को खनिज एवं ईंट भट्टा की सहकारी समितियां स्थापित करके सीधे क्या किया जाएगा, लाभ पहुंचाया जाएगा। तो इसके माध्यम से, सहकारी के माध्यम से क्या किया जाएगा, खनिज एवं ईंट भट्टा की सहकारी समितियां स्थापित करके सीधे क्या दिया जाएगा, लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके बाद अगला जो है लाभकारी योजना अंत्योदय योजना के अंतर्गत, तो जन जीवन, इस योजना के माध्यम से आदिवासी जनजातियों को सिंचाई योजना की लागत का 75% शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया। तो जनजीवन में हमने क्या पढ़ा कि इस योजना के माध्यम से आदिवासी जनजातियों को सिंचाई योजना की लागत का 75% शासकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं निर्मित। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को योग्य इंजीनियरों एवं आर्किटेक्ट्स द्वारा भवन निर्माण कार्य में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शासन के निर्माण कार्यों में अनुसूचित जनजातियों को ठेका सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाएगा। तो निर्मित योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, निर्मित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को योग्य इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट्स द्वारा भवन निर्माण कार्य में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रफ्तार। रफ्तार का संबंध किससे है, तो इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के युवकों को ड्राइविंग एवं कंडक्टरिंग में प्रशिक्षित करके यातायात समितियों के माध्यम से उन्हें ट्रक एवं बस के लिए ऋण अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो रफ्तार हमें याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है, अनुसूचित जनजातियों के युवकों को ड्राइविंग एवं कंडक्टरिंग में प्रशिक्षित करके यातायात समितियों के माध्यम से उन्हें ट्रक एवं बस के लिए ऋण अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमने अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी, हमने नवजीवन पढ़ा, नवजीवन के बाद स्वावलंबन, स्वावलंबन के बाद पवन पुत्र, फिर वसुंधरा, मधुवन के बाद हमने सहकारी देखा, सहकारी के बाद जनजीवन, निर्मित, और इसके बाद हमने क्या देखा, रफ्तार देखा। इसके बाद हमें 2 और पढ़नी है, सहारा और जीवन धारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंत्योदय योजना के अंतर्गत सहारा का क्या मतलब है। तो अनुसूचित जनजाति के निराश्रित, कुष्ठ रोगियों, विकलांगों, निराश्रित वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्तता महिलाओं के जीवन यापन हेतु इस योजना के तहत सरकार सामूहिक लघु उद्योग एवं पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेष अनुदान राशि की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। तो सहारा के अंतर्गत क्या होगा, अनुसूचित जनजाति के निराश्रित, कुष्ठ रोगी, विकलांग, निराश्रित वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के जीवन यापन हेतु इस योजना के तहत सरकार सामूहिक लघु उद्योग एवं पशुपालन योजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष अनुदान राशि क्या की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये क्या है, सहारा, जो अंत्योदय योजना है उसमें सहारा जो कल्याणकारी योजना है उसके बारे में बताया गया। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन धारा योजना। तो इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लघु सिंचाई सुविधा, मिनी किट एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। तो जीवन धारा योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लघु सिंचाई सुविधा, मिनी किट एवं कृषि उपकरण क्या किया जाएगा,
जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आहार अनुदान योजना के बारे में। आहार अनुदान योजना क्या है? इसके अंतर्गत बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों को उचित पोषण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आहार अनुदान योजना में क्या कहा गया है कि बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों को उचित पोषण दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना जो है वो 20 मार्च 2023 से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करना क्या है इसका उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना कब शुरू की गई? 20 मार्च 2023। मध्य प्रदेश के बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को क्या करना? सुदृढ़ करना इसका क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में। तो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की बात करें तो ये भी योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की जो शुरुआत की गई है 6 सितंबर 2022 में की गई है। कब की गई है? 6 सितंबर 2022 में। अनुसूचित जनजाति वर्ग जो बीपीएल श्रेणी, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की क्या है? उद्देश्य है। शुरुआत कब हुई है? 6 सितंबर 2022 को हुई है। शुरुआत कब की गई है? 6 सितंबर 2022 को। और नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ही टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। तो अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना, जिसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को हुई है। कब हुई है? 6 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाना। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली योजना जो कि है हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम। तो कौन सी योजना जो है या कौन सा कार्यक्रम है? हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2022 में की गई थी। कब की गई है? 15 जुलाई 2022 में। उद्देश्य है सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी विकारों से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित करना। तो शुरुआत 15 जुलाई 2022 को हुई। उद्देश्य है सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी विकारों से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित करना। इसके बाद हम बात करते हैं जन कल्याण और सुराज अभियान के बारे में। जन कल्याण और सुराज अभियान की अगर हम बात करें तो शुरुआत 17 सितंबर 2021 को हुई थी। जन कल्याण और सुराज अभियान की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत 17 सितंबर 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीबों महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों, पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए योजना चलाई गई है। तो ध्यान रखना है हमें, जन कल्याण व सुराज अभियान 17 सितंबर 2021 को ये योजना संचालित की गई। इसका उद्देश्य है जो भी गरीब, महिलाएं, बच्चे, किसान, मजदूर, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए जन कल्याण सुराज अभियान चलाया गया। कब चलाई गई है? 17 सितंबर 2021 को। अगली योजना है अत्याचार निवारण अधिनियम केंद्र। तो इसमें देखते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम, ये 1 जनवरी 1989 को बनाया गया था। अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1 जनवरी 1989 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अत्याचार से पीड़ित SC ST को राहत एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना। तो हमें ध्यान रखना है अत्याचार निवारण अधिनियम की शुरुआत 1 जनवरी 1989 को की गई थी। नेक्स्ट है विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ कब की हुई थी? प्रारंभ जो है वो 2003 में हुआ था। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2003 में की गई थी। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या की गई थी? विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है
अनुसूचित जनजाति राहत योजना। अनुसूचित जनजाति राहत योजना के बारे में अगर हम देखें तो इसका प्रारंभ 31 मार्च 2017 को किया गया है। अनुसूचित जनजाति राहत योजना की जो शुरुआत है वो 31 मार्च 2017 को किया गया है। इसका उद्देश्य है संपूर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के साधन विहीन आदिवासी कन्याओं के विवाह एवं दिव्यांग, निराश्रित, वृद्ध, अंधों तथा अति संकटापन्न व्यक्तियों को क्या करना है, राहत पहुंचाना। तो ध्यान रखना है, राहत योजना का मतलब ही है राहत से किस वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। बस हमें ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति राहत योजना की शुरुआत 31 मार्च 2017 से की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अशासकीय संस्थान अनुदान योजना के बारे में। अशासकीय संस्थान अनुदान योजना, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 1985 को किया गया। इसका उद्देश्य है जनजाति वर्ग के सांस्कृतिक, औद्योगिक, सामाजिक उत्थान हेतु गठित संस्थानों को सहायता देना। तो अशासकीय संस्थान अनुदान योजना की शुरुआत 1 जनवरी 1985। उद्देश्य क्या है, जनजाति वर्ग के सांस्कृतिक, औद्योगिक, सामाजिक उत्थान हेतु गठित संस्थानों को सहायता देना। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं सैनिक स्कूल, निजी संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क पूर्ति योजना। प्रारंभ कब की गई है, 1 जनवरी 2017 को, और उद्देश्य है आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को निजी संस्थानों में अध्ययन हेतु उनकी फीस भरने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी। बस हमें प्रारंभ इसमें देख लेना है, बाकी तो इस योजना के नाम से ही समझ में आ रहा है। बस यह ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2017 को ये योजना क्या की गई है, शुरू की गई है। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं। अगली योजना का नाम क्या है, रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना। तो ये ध्यान रखना है कि क्यों दिया जाता है रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना पड़ गया है। इसका प्रारंभ 2017 से किया गया है। उद्देश्य है मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। इसके बाद है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। प्रारंभ 2012-13 में हुआ। उद्देश्य है सिविल सेवा में सफल होने पर प्रोत्साहन प्रदान करना। सिविल सेवा में सफल होने पर क्या प्रदान करना, प्रोत्साहन प्रदान करना। प्रावधान क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग में संघ, अगर यूपीएससी की कोई अनुसूचित जनजाति का अगर युवा है और अगर वो संघ लोक सेवा आयोग का की प्रारंभिक परीक्षा को क्या करता है, उत्तीर्ण करता है, तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, 40,000 रुपए। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60,000 रुपये और साक्षात्कार उत्तीर्ण करने पर कितना दिया जाएगा, या साक्षात्कार किस लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये तो था किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, अगर वो प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करता है तो उसे कितना दिया जाएगा, 20,000 रुपये। मुख्य परीक्षा के लिए 30,000 रुपये और साक्षात्कार का कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये दिया जाएगा। तो यूपीएससी के लिए हमने क्या देखा था, प्रारंभिक परीक्षा का 40,000, मुख्य परीक्षा का 60, साक्षात्कार का 50,000। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करते हैं तो 20, मुख्य परीक्षा के लिए 30 और साक्षात्कार के लिए 25,000 रुपये क्या किए जाएंगे, प्रदाय किए जाएंगे। इसके बाद अगली योजना है आदिवासी छात्र छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा। तो प्रारंभ, ये जो योजना थी ये 1 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई, प्रारंभ की गई। तो आदिवासी छात्र छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा योजना जब प्रारंभ कब की गई, तो प्रारंभ 1 जनवरी 2021 को की गई। इसका उद्देश्य है दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आवास उपलब्ध कराना। अगला है परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2012 को किया गया। उद्देश्य है प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, मुरैना में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु केंद्र संचालन। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या की जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। तो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2012 को की गई। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय कौन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, मुरैना में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु केंद्र संचालन होगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या की जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट योजना है आकांक्षा योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 को डिंडोरी जिले से की गई थी। तो आकांक्षा योजना को हमें पढ़ के जाना है, थोड़ा अच्छे से ही पढ़ना है। आकांक्षा योजना की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2018 को इसकी क्या की गई, शुरुआत हुई। कहाँ से, कौन से जिले से, डिंडोरी जिले से। और विभाग जो
है ये आकांक्षा योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की गई? तो जनजाति कार्य विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 10वीं के प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्राओं को जेई, नीट, यूजीसी नेट, क्लैट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कराना? तैयारी कराना। तो आकांक्षा योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2018 को डिंडोरी जिले से शुरुआत हुई। विभाग कौन से विभाग द्वारा ये योजना संचालित की गई? जनजातीय कार्य विभाग द्वारा। उद्देश्य है कि कक्षा 10 के प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को जेई, नीट, यूजीसी नेट, क्लैट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कराना? तैयारी कराना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना, आवास सहायता योजना। प्रारंभ कब हुई? 2016 में। उद्देश्य है जनजाति छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर के बाहर उच्च शिक्षा हेतु आवास सहायता प्रदान करना। तो आवास सहायता योजना की शुरुआत 2016 में। उद्देश्य क्या है? जनजाति छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर के बाहर उच्च शिक्षा हेतु आवास सहायता प्रदान कराना। इसके बाद है केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता। केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता प्रारंभ हुई 2015 में। उद्देश्य है 9वीं 10वीं के आदिवासी वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कराना। तो केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहायता योजना का शुरुआत 2015 में हुई। उद्देश्य है 9वीं 10वीं के आदिवासी वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कराना। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रतिभा योजना के बारे में। इंपॉर्टेंट योजना है कि 1 सितंबर 2016 में क्या हुई है? शुरुआत। उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। तो ध्यान रखना है हमें, प्रतिभा योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2016 को हुई। उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। इसके बाद हम बात करते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना की प्रारंभ कब हुआ? 2012-13 में। उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना। गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना प्रारंभ कब हुआ? 2017 में। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना। गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना की शुरुआत 2017 में हुई। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या शिक्षा परिसर। कन्या शिक्षा परिसर प्रारंभ जब हुआ है 2012-13 में हुआ। उद्देश्य है कि 6ठी से 12वीं में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को आवास सहित उच्च शिक्षा क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। परिसर का मतलब ही होता है आवास के लिए। तो बस हमें ध्यान रखते हैं कन्या शिक्षा परिसर का जो प्रारंभ है वो 2012-13 में हुआ। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है 6ठी से 12वीं में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को आवास सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना। अब हम बात करते हैं शंखनाद योजना के बारे में। याद करना में इंपॉर्टेंट योजना है शंखनाद योजना। शंखनाद योजना की शुरुआत 26 जनवरी 1997 को हुई। शंखनाद योजना की शुरुआत कब हुई है? 26 जनवरी 1997 को। उद्देश्य है बैगा भारिया एवं सहरिया जनजाति के सदस्यों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना। तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा भारिया और सहरिया जनजाति, उनके सदस्यों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए शंखनाद योजना शुरू की गई है। और शंखनाद योजना का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ है? 26 जनवरी 1997 से। इसके बाद हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी विद्या योजना के बारे में। कस्तूरबा गांधी विद्या योजना के बारे में प्रारंभ 20 जुलाई 2004 को। कस्तूरबा गांधी विद्या योजना की शुरुआत कब हुई है? इसका प्रारंभ 20 जुलाई 2004 को हुआ है। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। तो कस्तूरबा गांधी विद्या योजना 20 जुलाई 2004 को ये योजना शुरू की गई है और उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। अगली योजना है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ 29 मई 2006 को हुआ है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का जो प्रारंभ है वो 29 मई 2006 को हुआ है। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत 29 मई 2006 को हुई। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। 11
आदिवासी विकास खंडों में प्रारंभ, यह योजना वर्तमान में 86 आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है। योजना का विस्तार मध्य प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों में है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के बारे में पढ़ा। 29 मई 2006 से ये योजना प्रारंभ की गई है। क्यों प्रारंभ की गई है? इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। 11 आदिवासी विकास खंडों में शुरुआत हुई थी और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 86 आदिवासी विकास खंडों में ये योजना संचालित की जा रही है। और योजना का जो विस्तार है वो हमको मध्य प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचधारा योजना के बारे में। तो पंचधारा योजना का अगर हम प्रारंभ देखें तो 1990 है। उद्देश्य है आदिवासी महिलाओं का उत्थान। तो हम पंचधारा योजना के बारे में बात करें जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? आदिवासी महिलाओं का उत्थान। इसके अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए 5 योजनाएं चल रही हैं। ध्यान रखना है हमें, पंचधारा योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं? 5 योजनाएं चल रही हैं। पहला है ग्राम्या, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण। तो ग्राम्या योजना के अंतर्गत क्या है? स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। कल्प वृक्ष में रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामाजिक पेंशन में पेंशन प्रदान किया जाएगा। वात्सल्य में क्या होगा? वात्सल्य में प्रसूति सहायता दी जाएगी। और आयुष्मती में बेसहारा विधवाओं एवं परित्यक्ताओं की क्या की जाएगी? सहायता की जाएगी। तो जो पंचधारा है इसमें महिलाओं के लिए 5 योजनाएं चल रही हैं। ग्राम्या, जिसमें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। कल्प वृक्ष में रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण। सामाजिक पेंशन में पेंशन प्रदान करना। वात्सल्य में प्रसूति सहायता। और आयुष्मती में क्या होगा? आयुष्मती में बेसहारा विधवाओं और परित्यक्ताओं की क्या की जाएगी? सहायता की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन ज्योति योजना। आदिवासियों को उनके घर के निकट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ही जीवन ज्योति योजना का क्या है? उद्देश्य है। तो जीवन ज्योति योजना का उद्देश्य आदिवासियों को उनके घर के निकट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अगला है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। तो प्रारंभ हुई है 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 25 सितंबर 2004 को। उद्देश्य है जनजातियों के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था करना। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 को शुरुआत हुई और उद्देश्य है जनजातियों के उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या करना? व्यवस्था करना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की बात करें तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ जनवरी 2006 में हुआ। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई। उद्देश्य है अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। प्रावधान क्या है? छठी, 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को क्रमशः 500 और 1000, 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई है। उद्देश्य है अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। प्रावधान क्या है? छठी, 9वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को क्रमशः 500, 1000 और 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके बाद अरुणिमा योजना के बारे में हम बात करते हैं। अरुणिमा योजना उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंध करना। तो अरुणिमा योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का क्या करना? प्रबंध करना। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया गया है। ये पुरस्कार में इसमें कितना दिया जाता है? 3 लाख रुपए का है। तो यह पुरस्कार 3 लाख रुपए का है। वर्ष 2008 से आदिवासी कला सृजन के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? आदिवासी कला सृजन के लिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला सम्मान देखते हैं देवी अहिल्या सम्मान। तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1996-97 में, यहाँ पे 67 लिखा है, वर्ष 1996-97 से यह राष्ट्रीय सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला
महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए नकद व प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। तो ध्यान रखना है, देवी अहिल्या सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? केवल महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए महिला कलाकारों को दिया जाता है। शंकर शाह रघुनाथ शाह में कितने रुपए दिए जाते हैं? 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। आदिवासी कला सृजन के लिए ये दिया जाता है, वर्ष 2008 से दिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना। सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना में क्या है? एससी एसटी के कृषकों को कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करना। सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना में क्या है? एससी एसटी के कृषकों को कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करना। और इसके बाद अगली योजना है जनश्री बीमा योजना। विशेष पिछड़ी जनजातियां भारिया, बैगा व सहरिया के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर 20,000 रुपए की राशि का क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। तो हमने जनश्री बीमा योजना में क्या पढ़ा? विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, बैगा और सहरिया के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर 20,000 रुपए की क्या दी जाती है? राशि का भुगतान किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? जनश्री बीमा योजना के तहत। इसके बाद अब हम बात करते हैं कौन सी योजना के बारे में? जवाली योजना के बारे में। जवाली योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो जवाली योजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ है। इसमें क्या है कि वेश्यावृत्ति में उलझी जनजातियों की समस्या से संबंधित शासन द्वारा जवाली योजना मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन तथा सागर जिले में शुरू की गई। जवाली योजना मुख्यतः मध्य प्रदेश की बेडिया, बांछड़ा और सांसी जनजाति की महिलाओं व बच्चों के उत्थान व पुनर्वास में सहायता हेतु क्या है? प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखना है, जवाली योजना का प्रारंभ 2004 में हुआ है। और ये कहाँ? ये वेश्यावृत्ति में उलझी जनजातियों की समस्या से संबंधित है। शासन द्वारा जवाली योजना मुरैना, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन तथा सागर जिले में क्या की गई है? शुरू की गई है। जवाली योजना मुख्यतः मध्य प्रदेश की बेडिया, बांछड़ा और सांसी जनजाति की महिलाओं व बच्चों के उत्थान व पुनर्वास में सहायता के लिए क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। इसके बाद शंखनाद योजना हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। यहाँ पे ये दूसरी शंखनाद योजना है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की क्या करना? भागीदारी को बढ़ाना। शंखनाद योजना का क्या है? उद्देश्य है। प्रतिष्ठा योजना, तो प्रतिष्ठा सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा क्या करना? समाप्त करना। ये क्या है? प्रतिष्ठा योजना है। इसके बाद नील क्रांति योजना प्रारंभ 2016-2017 में हुआ था। उद्देश्य है मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देना। नील क्रांति योजना में क्या होगा? मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60% एवं अन्य वर्ग को 40% अनुदान प्रोत्साहन हेतु प्रदान किया जा रहा है। तो नील क्रांति योजना की शुरुआत 2016-17 में हुई। उद्देश्य है मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60% और अन्य वर्ग को 40% अनुदान प्रोत्साहन हेतु क्या किया जा रहा है? प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं बलराम ताल योजना के बारे में। बलराम ताल योजना का प्रारंभ वर्ष 2007 में हुआ। उद्देश्य है वर्षा जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई सुविधा का क्या करना? विकास करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75% मतलब अधिकतम 1 लाख अनुदान क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। तो बलराम ताल योजना का प्रारंभ 2007 से माना जाता है। उद्देश्य है वर्षा जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उसमें सिंचाई सुविधा का विकास करना। अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75% अधिकतम 1 लाख क्या करना? अनुदान प्रदान करना। इसके बाद हम बात करते हैं तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण। इस तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ कब हुआ? 5 जून 2006 को। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसे आईफेड भी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष रोम के सहयोग से मध्य प्रदेश के 6 जिले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में आदिवासी महिला सशक्तिकरण करना। तो हमें ध्यान रखना है तेजस्विनी
ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के बारे में हमने पढ़ा, जिसका प्रारंभ 5 जून 2006 को किया गया था। और आईफेड की सहायता से मध्य प्रदेश के 6 जिले कौन-कौन से? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में आदिवासी महिला सशक्तिकरण करना। इसके बाद अगली योजना हम पढ़ते हैं, जिसका कौन सी योजना है? ट्राइसेम योजना, जिसका प्रारंभ 15 अगस्त 1979 को किया गया है। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं ट्राइसेम योजना के बारे में, जिसका जो प्रारंभ है वो 15 अगस्त 1979 को किया गया। और ट्राइसेम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ट्राइसेम योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को 18 से 35 वर्ष की आयु में बुनियादी तकनीक और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना है। इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 50% क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। तो ट्राइसेम योजना के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? ट्राइसेम योजना के अंतर्गत हमने देखा था कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1979 को हुआ था। और इसमें क्या है? ग्रामीण गरीबों को 18 से 35 वर्ष की आयु में बुनियादी तकनीक और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना है। जो ट्राइसेम योजना है उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब जो कि 18 से 35 वर्ष की आयु में बुनियादी तकनीक और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना। इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 50% आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया है? 25 दिसंबर 2000 को। उद्देश्य है सामान्य क्षेत्र या गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक या आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन ग्रामों को 12मासी संपर्क सड़कों से जोड़ने के लिए क्या किया गया था? प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया। उद्देश्य सामान्य क्षेत्र या गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन ग्रामों को 12मासी संपर्क सड़कों से जोड़ने के लिए क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। अगली योजना के बारे में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 को हुआ है। हम बात कौन सी योजना के बारे में कर रहे हैं? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 को हुआ है। उद्देश्य क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को हुई। उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके स्टार्टअप में लगने वाले कुल खर्च का 30% तक सहयोग सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 20 लाख होगा। तो इस योजना के तहत एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके स्टार्टअप में लगने वाले कुल खर्च का 30% तक सहयोग सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो कि अधिकतम कितना होगा? 20 लाख होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्टफोन वितरण योजना के बारे में। इसका प्रारंभ वर्ष 2017 में किया गया। उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हेतु प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, स्मार्टफोन वितरण योजना वर्ष 2017। उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन। इसके बाद बात करते हैं वंदन योजना के बारे में। वंदन योजना पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ हुआ 15 जुलाई 2019 को। वंदन योजना की शुरुआत बड़वानी जिले से हुई थी। तो वंदन योजना का प्रारंभ 15 जुलाई 2019 से हुआ और इसकी शुरुआत बड़वानी जिले से हुई थी। उद्देश्य क्या है? आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में क्या करना? स्थापित करना। तो प्रारंभ कब है? 15 जुलाई 2019। वंदन योजना की शुरुआत बड़वानी जिले से हुई। उद्देश्य आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करना। विशेष अगर हम बात करें वंदन योजना के बारे में, तो आदिवासी बुनकरों के लिए वंदन योजना का आरंभ बड़वानी जिले से किया गया। इस योजना के पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस योजना के पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा क्या दिया जाएगा? निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं किस योजना के बारे में? वंजा योजना के बारे में।
तो बंजा योजना के अंतर्गत आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। बंजा योजना के अंतर्गत क्या होता है? आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मधुबन योजना के बारे में। तो अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधारित पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद मधुबन योजना ऑलरेडी हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है? सामुदायिक आधारित पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नवजीवन योजना के बारे में। ग्रामीण जनजातियों के शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण जनजातियों के शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना ही कौन सी योजना का? नवजीवन योजना का उद्देश्य है। इसके बाद धन्वंतरी योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना धन्वंतरी योजना का क्या है? उद्देश्य है। अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना धन्वंतरी योजना का क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना में हम बात करें तो ये कब से शुरू हुई? वर्ष 2007 से। उद्देश्य है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान कराना। तो निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना की शुरुआत 2007 में हुई। इसका उद्देश्य है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान कराना। इसके बाद अगली योजना है राशन आपके द्वार योजना, या जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राम योजना कहते हैं। इसका प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को हुआ। राशन आपके द्वार योजना या ग्राम योजना का जो प्रारंभ है ये इसका प्रारंभ कब हुआ? 15 नवंबर 2021 को। उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। विशेष इसका प्रारंभ भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है हमें, राशन आपके द्वार योजना का क्या प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को हुआ। उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। विशेष क्या है इसके बारे में? इसका प्रारंभ भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं आदिवासी उप योजना। इसे जनजातियों के संपूर्ण कल्याण हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। आदिवासी उप योजना जो है इसे जनजाति के संपूर्ण कल्याण के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इसके अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं क्या हैं? लागू है। तो ध्यान रखना है आदिवासी उप योजना के बारे में कि इसे जनजातियों के संपूर्ण कल्याण हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया और इसके अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं क्या हैं? लागू हैं। इसके बाद अगली योजना है दीनदयाल वनांचल सेवा योजना। तो दीनदयाल वनांचल सेवा योजना में क्या है? 30 अक्टूबर 2016 विभिन्न विभागों के कार्यक्रम व योजनाओं का लाभ सुदूर वनवासियों तक पहुंचाना दीनदयाल वनांचल सेवा का क्या है? लक्ष्य है। तो 30 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ हुआ है और विभिन्न विभागों के कार्यक्रम और योजनाओं का लाभ जो है वो सुदूर वनवासियों तक पहुंचाना दीनदयाल वनांचल सेवा का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद एसटी राहत योजना शुरुआत जून 2015 में हुई। उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करना। तो शुरुआत जून 2015 में। उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करना। सामूहिक विवाह योजना शुरुआत 21 मई 2013 से। उद्देश्य लड़कियों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब हुई है? 21 मई 2013 को और इसका उद्देश्य है लड़कियों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अगली योजना जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। अनुसूचित जनजाति के प्लेयर्स को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अगली योजना जो है वो हमारी कौन सी है? जननी बीमा योजना है। इसमें विशेष पिछड़ी जाति बैगा, सहरिया, भारिया के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपए की राशि भुगतान की जाती है। तो जननी बीमा योजना में क्या होता है? इसमें विशेष पिछड़ी जाति बैगा, सहरिया और भारिया की किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपए की राशि भुगतान की जाती है। इसके बाद अगली योजना जो है हमारी वो कौन सी है? तो अगली योजना जो है वो हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना है, जिसकी शुरुआत 2010 से की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं क्या की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 2010 से प्रारंभ है। उद्देश्य है 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं क्या की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने इतनी योजनाओं को कंप्लीट किया। कल हम कुछ और योजनाओं को देखेंगे और इसके बाद जो भी एमसीक्यूज होंगे उनको सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से हमारा ये जो जनजातियों से संबंधित योजनाएं थी इसे हम 2 लेक्चर्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़। थैंक यू।